नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिक्स सेगमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। और इनमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार आपसे पूछे भी गए हैं। तो समय बहुत ही कम है। जितना भी आप लोगों का प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितनी आपकी प्रिपरेशन है उसको इवेल्युएट कीजिए फटाफट से इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए बिना देरी से किए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्वेश्चन आपके 1 to 10, जिनमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों ही क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे हुए हैं। तो आप 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 मिनट में इनको क्लोज करेंगे और मैं डायरेक्टली आपको सीधे आंसर पे लेके चलूंगा। कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज अ प्रीटी फेस एंड सी इज प्रीटी गुड एट ए ग्रामर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे प्रीटी। फर्स्ट आपको यहाँ अंडरलाइन कर रखा है प्रीटी, सेकंड यहाँ। अब आपके पास ऑप्शन है ए, बी एंड सी। अब यहाँ आपको प्रीटी वर्ड की कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल है जो कि डिटरमिनर में आता है, और ये हो गया आपका फेस नाउन। ये आपके नाउन और ये आपका डिटरमिनर में हो गया आर्टिकल। ठीक है। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, आर्टिकल और नाउन या डिटरमिनर और नाउन के बीच जो वर्ड है उसकी अगर एग्जामिनर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कैटेगरी पूछे तो बाकी टाइम भी आप ध्यान रखना, आर्टिकल और नाउन के बीच में जो भी वर्ड है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी होगी एडजेक्टिव। यह बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ध्यान रखें, डिटरमिनर और आर्टिकल और नाउन के बीच जो वर्ड होगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी की एडजेक्टिव। तो यहाँ आप देख लें एडजेक्टिव एडवर्ब है, यहाँ ये तो नहीं होगा एडजेक्टिव। अब चलिए आगे। सी इज प्रीटी गुड। अब यहाँ आप देखें एक चीज, गुड क्या है? गुड है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वो होगा एडवर्ब। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना साथियों। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। आई ट्राइड हार्ड बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड। आई ट्राइड हार्ड। अब यहाँ जो आप देखें हार्ड वर्ड है वो आई को क्वालिफाई कर रहा है, मींस आई की विशेषता बता रहा है कि ट्राइड की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ स्पीकर कह रहा है आई ट्राइड हार्ड, कि मैंने बहुत ही कठिन प्रयास किया। अब यहाँ ट्राई जो वर्ड है इसका सेकंड फॉर्म है ट्राइड, तो इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी कि उसने जो मेहनत करी, जो प्रयास किया वो बहुत ही हार्ड था। यहाँ आई का हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो वर्ब आप देख रहे हो ट्राइड, तो वो मेहनत बता रहा है कि उसने किस मैनर से, स्पीकर ने किस तरीके से मेहनत करी। तो यहाँ जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, ने की आई को। आई से हार्ड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा? एडवर्ब। क्लियर है बिल्कुल। अब देख लें इसमें एडवर्ब कौन सा है? एडजेक्टिव। और ये आपका एडवर्ब और एडवर्ब। चलिए आगे देखते हैं। बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो कर रहा है द एक्सरसाइज को, मींस एक्सरसाइज को बता रहा है कि एक्सरसाइज जो है उसका लेवल कैसा था? उसका लेवल था हार्ड। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यहाँ एक्सरसाइज की विशेषता बता रहा है और एक्सरसाइज का क्या है? नाउन। और नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव। माने ये जो वर्ब है इसका इस हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो एक्सरसाइज है उसकी विशेषता बता रहा है वर्ड हार्ड, तो ये क्या हो गया पे? एडजेक्टिव। अब तो देख लें इसमें आंसर होने वाला है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ऑप्शन बी इसमें आंसर होने वाला है, और ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट और ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ लेता हूँ। यहाँ जो टू वर्ड है अगर इसकी भी आपको कैटेगरी पूछ ले तो क्योंकि हार्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा? एडवर्ब। ये भी आप अच्छे से देख लेना इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। आई काइंड ऑफ लाइक हिम। अब आप एक काम कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। आई काइंड ऑफ लाइक हिम। अब यहाँ काइंड ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग है, हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास एडजेक्टिव है काइंड ऑफ, एडवर्ब है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है, या एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको कंसीडर करें। और क्वेश्चन नंबर 3 को आप में से कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों में से कितने कैंडिडेट्स ने सही किया। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। और यहाँ आई काइंड ऑफ लाइक हिम, अब इसमें ऑप्शन आपके पास। अब एक काम कीजिए आप, आई काइंड ऑफ लाइक हिम, इसमें काइंड ऑफ का आप एक बार हटाइए। अब आंसर क्या बना? सॉरी क्वेश्चन क्या बन रहा है? आई लाइक हिम। ठीक है।
आई लाइक हिम, सेंटेंस इज कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस मीनिंग भी दे रहा है। अब यहां से एग्जामिनर पूछ रहा है कि काइंड ऑफ क्या है यहां पर, तो एक चीज बताइए, ये लाइक वर्ब है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। अब ये जो लाइक जो आपका वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, ये लाइक जो वर्ब है, लाइक वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, मींस जो भी वर्ब है, जो भी वर्ब है वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, एडवर्ब, मींस सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यदि आप ऑब्वियसली एडजेक्टिव पे तो आप लोग नहीं जा रहे और एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन पे गए, देन यू विल बी रॉन्ग। हालांकि आप प्रेपोजिशन है और आप सोचेंगे अगर इसमें ऑप्शन सी या डी होने वाला है, देन यू विल गेट 0 मार्क्स। तो अच्छी तरह देख लें, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर पुट अप करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यहाँ जो लाइक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है आपका काइंड ऑफ, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, तो ऑप्शन होगा बी। अब मैं एक चीज और इसमें बता दूं, काइंड ऑफ का मतलब है कुछ हद तक। आई काइंड ऑफ लाइक हिम माने मैं उसे कुछ हद तक पसंद करता हूं। अब देखिए आप, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, और कितना पसंद करता है, कुछ हद तक पसंद करता है। तो जो वर्ब लाइक है उसको क्वालिफाई कर रहा है काइंड ऑफ, तो इट मींस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो आपका जो यहाँ काइंड ऑफ है वो किसको, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ड कैटेगरी कौन सा आने वाला है, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसमें एक चीज अच्छे से क्लियर कर लें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ऑफ प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी या डी पे कंसीडर कर रहे हैं, देन यू विल गेट 0 मार्क। ये भी अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें। अब इसमें एक बात बिल्कुल ही क्लियर है कि क्योंकि लाइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है काइंड ऑफ, और ये बता रहा है पसंद करता हूं, कितना पसंद करता है, कुछ हद तक पसंद करता है, पूरा पसंद करता है, पसंद नहीं करता है। तो यह वर्ब, इसके जो लाइक वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है काइंड ऑफ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी कैटेगरी हुई एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ही इज टॉलर देन मी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ही इज टॉलर देन मी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एग्जामिनर हमें क्वेश्चन जो आपका वर्ड है देन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी पूछ रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन है कंपैरिजन वर्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यदि आप सोच रहे हैं कि कंपैरिजन वर्ड इसका आंसर होगा, देन यू विल गेट 0 मार्क, क्योंकि कंपैरिजन वर्ड नाम से पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी कैटेगरी नहीं है। हालांकि यहाँ ये देन वर्ड है, ये ही का और मी का कंपेयर कर रहा है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपैरिजन वर्ड नाम से कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। अब यहाँ देखें यहाँ पे ऑप्शन इसमें कौन कौन सा होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आप जरूर कंसीडर करना, अच्छा क्वेश्चन है। और आप जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए, और समय मिले तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। अब इसमें देखें, ही इज टॉलर देन मी। अब मेरे पास ऑप्शन है एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। अब क्योंकि एडवर्ब के लिए बिल्कुल क्लियर है, अगर एडवर्ब आपका अच्छे से क्लियर है तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ देखने आप इसमें प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है। अब एडवर्ब तो किसी भी स्थिति में नहीं होने वाला, और क्यों नहीं होने वाला, अब मैं ज्यादा समय ले लूंगा आपका, एडवर्ब क्यों नहीं होने वाला, आपके अगर आपने स्टडी कर रखा है एडवर्ब को तो अच्छे से यहाँ क्लियर है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, अब मेरा जो आंसर फोकस मैं करूंगा अपने माइंड को, वो होगा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पे। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये आपका जो मी देख रहे हो, और इसकी अगर फॉर्म की बात की जाए तो ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा, और प्रेपोजिशन का ये रूल है, प्रेपोजिशन का रूल है कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेता है। अब क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और तो इसलिए ये जो देन है ये यहाँ फंक्शन कर रहा है प्रेपोजिशन का, नॉट कंजंक्शन। एक बात, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, यदि ये कंजंक्शन होता, तो यदि ये कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन अपने बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लेता, और देन फिर वो वर्ब आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेता, या अंडरस्टूड वर्ब होती, वो एक अलग मैटर है। अगर ये कंजंक्शन होता तो आप अच्छे से कोई भी कंजंक्शन अपने माइंड में क्लियर कर लें, आप एक किसी भी एग्जांपल में मूव करें अपने माइंड में, और देखें कि कंजंक्शन यदि आता है तो कंजंक्शन अपने बाद में क्या लेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। और मी कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो कंजंक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजंक्शन तब होता है जब यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में होती, और मी क्या है, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और प्रेपोजिशन का रूल है कि प्रेपोजिशन अपने बाद जो भी वर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेता है। तो यहाँ देन किसके फंक्शन में है, देन यहाँ है प्रेपोजिशन के फंक्शन में। अच्छे से क्लियर कर लेना, ये भी आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको पेपर में इजी, एवरेज और हार्ड सभी तरह के क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी का एक थोड़ा सा इसको अलग तरीके से मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन किया है
ही इज टॉलर देन आई। अब यहाँ आप देख लें देन का पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी पूछ रहा है आपको, और ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास। अब यहाँ आप देखें देन के बाद जो आई है ये कौन सा फॉर्म है, यह इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और मैंने जैसे कि भी अभी भी आपको बताया कि आपका जो कंजंक्शन होगा वो कंजंक्शन अपने बाद जो वर्ड लेगा उसका सब्जेक्टिव फॉर्म कैरी करता है, ठीक है। अब यदि ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन अपने बाद इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो। अब क्योंकि देन अपने बाद ले रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म, इट मींस यहाँ ये देन कंजंक्शन के फंक्शन में है, तो यहाँ इसका आंसर होने वाला है कंजंक्शन। एक बात और बता दूं आपको, अब आप सोच रहे हो कि इसमें वर्ब नहीं है। अब ये देखिए ही इज टॉलर, ये इसमें क्लोज हो गया, और कंजंक्शन के बाद ये भी अपने आप में क्लोज है। अब यहाँ जो वर्ब है वो है देन आई एम। अब एम यहाँ अंडरस्टूड वर्ब है, ध्यान रखना इस बात का। एम जो वर्ब है वो यहाँ अंडरस्टूड है, ही इज टॉलर देन आई एम। अब यहाँ आई के साथ जो वर्ब है वो अंडरस्टूड है। अगर इसको हमने इसको सेग्रीगेटेड रखा, मींस इसको यदि सेपरेट रखा, इसको हाइड रखा, तो यहाँ ये बचा इसका आई का सब्जेक्टिव फॉर्म, और कंजंक्शन अपने बाद सब्जेक्टिव फॉर्म भी लेता है, इसलिए यहाँ आई हो गया सब्जेक्टिव फंक्शन में, और आंसर हुआ आपका देन बना सी फॉर ए कंजंक्शन। और यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता तो ये बनता आपके प्रेपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मैंने बहुत ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं। ये आशा करता हूँ आप लोगों को आते भी होंगे। यदि आपकी अच्छी स्टडी है तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजीव स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डॉट। अब देखें इसमें राजीव स्कोर्ड, मैंने राजीव ने स्कोर किए, एज मेनी गोल्स उतने अधिक गोल, एज जितने गोल की उन्होंने किए। अब यहाँ राजीव ने उतने गोल किए जितने गोल उन्होंने किए, तो यहाँ आपका जो आपका थर्ड पर्सन है दे आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म की, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म की, दियर पजेसिव एडजेक्टिव आने वाला है। तो यहाँ देख लें यहाँ पे दियर तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि दियर है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने बाद में डिमांड करता है नाउन की। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दियर हाउस, दियर स्कूल, या जो भी, तो इसमें थर्ड ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दे एंड देम। तो एक बात इसमें देख लें कि राजीव, अब इसको सेंटेंस को स्टडी करें, यहाँ पे राजीव स्कोर्ड, राजीव ने स्कोर किए, एज मेनी गोल्स उतने ज्यादा गोल, एज दे जितने की गोल उन्होंने किए। अब यहाँ इसमें देख लें यदि मैं दे के बाद, अब दे और दे में आप एक चीज देखें, इसको आप अंडरस्टूड इस प्रकार से करें, अंडरस्टैंड इस प्रकार से करें। यदि मैं दे के बाद वर्ब ऐड करना चाहूं तो क्या वर्ब दे के बाद ऐड होगी या वर्ब देम के बाद ऐड होगी? निश्चित रूप से देम के बाद तो वर्ब ऐड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि देम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब दे के साथ आप वर्ब ऐड करके देखिए, राजीव स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे डिड और एज दे स्कोर्ड। अब ये जो वर्ब है इसको आप रिप्लेस करें सब्जेक्ट के साथ, तो राजीव स्कोर्ड एज मेनी गोल्स, राजीव ने उतने यदि गोल किए जितने की उन्होंने किए, दे डिड और दे स्कोर्ड। यदि देम लिखते आप तो देम के साथ आप वर्ब को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 फटाफट से आंसर देख ले। इसमें ये तीनों ही आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो आरपीएससी में पूछे हुए हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सी बैथ इन द रिवर। अब यहाँ जो वर्ब है इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे कि इसका टाइप कौन सा है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है कि इंफिनिटिव है। अब एक चीज इसमें देखें, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर बिल्कुल, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। तो यहाँ आप देखें इन द रिवर, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो सकता। अब इसमें आप देखें इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव कौन सी होती है? इन्फिनिटिव के आपको मैंने दो टाइप बताए थे लास्ट टाइम, एक फुल इन्फिनिटिव होता है जो कि 2 + वी फर्स्ट को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव, और एक बेयर इन्फिनिटिव होता है जो कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये इन्फिनिटिव का कोई सा भी टाइप नहीं है, क्योंकि न तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नहीं 2 + वी फर्स्ट है, तो इन्फिनिटिव नहीं होने वाला, और ये आंसर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है बिल्कुल, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपसे इसमें पूछा था, दिस इज माई पेन। अब इसमें दिस को अंडरलाइन कर रखा है, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या दिस के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस का जो एग्जामिनर हमसे ऑप्शन दे रखे हैं वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस को, और फिर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप बताइए कि दिस यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने बोला, यदि ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता तो
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो अगर एडजेक्टिव है तो वो अपने साथ नाउन को भी लेता है एक बात। हालांकि कुछ कंडीशन में वर्ब के बाद जो आपका इसका एडजेक्टिव का अगर टाइप पढ़े तो एडजेक्टिव के टाइप में आता है आपके जो भी इसके टाइप है उसमें वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव जो है वो सब इसको सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यदि होता तो यदि आपने डिटरमिनर पढ़ रखे हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर लें। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज तब आते हैं जब वो अपने साथ नाउन भी लेकर आए। जैसे यदि मैं लिखता दिस पेन इज माइन, यदि इस ये दिस है ये अपने बाद यदि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नाउन कैरी करता, यदि नाउन कैरी कर लेता तो कंफर्म है कि ये दिस आपका हो जाता डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस दैट दीज और दोज होते हैं, बट यदि वो अपने बाद नाउन को कैरी करेंगे तो ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ये अपने बाद किसी प्रकार के नाउन को कैरी नहीं कर रहा है तो इसका आंसर होगा ये बना आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया भी है कि सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है। सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा? सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या तो नाउन और या प्रोनाउन। अब यहाँ एडजेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा नहीं, और सब्जेक्ट का फंक्शन ये तब करता जब ये किसी नाउन के प्री मॉडिफायर के रूप में आता। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस दैट दीज तब होते हैं जब वो अपने साथ किसी भी प्रकार का नाउन कैरी करे। तो ये किसी प्रकार का नाउन कैरी नहीं कर रहा, और यहाँ आंसर हमारा आ रहा है सिर्फ दिस के साथ कुछ भी नहीं, और इट मींस ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जैसे कि क्लियर है प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है और ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले गेम्स डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। अब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। अब यहाँ एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स के लिए मैं हु, whom और विच कौन सा वर्ड यहाँ कैरी करने वाला हूं। तो एक चीज आप बताइए कि आप देख रहे हैं डू नॉट प्ले, ठीक है, ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब अपने पहले क्या लेगा? वर्ब अपने पहले लेगा सब्जेक्ट। अब इसमें देख लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है और किसके लिए? पर्सन के लिए। स्टूडेंट्स क्या है? क्लियर, बिल्कुल स्टूडेंट्स से पर्सन व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्तियों के लिए माने पर्सन्स के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा आता है? विच तो आएगा नहीं। अब होम जो है वो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जबकि ये वर्ब है ये अपने पहले कौन से फॉर्म की डिमांड कर रहा है? सब्जेक्टिव फॉर्म की, तो ये भी नहीं होने वाला। और यहाँ आंसर हुआ आपका हु। तो स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले गेम्स डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। अब ये जो वर्ब है ये अपने पहले सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। अब यहाँ हु और होम की बात की जाए तो होम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ हु, तो यहाँ कैरी हो जाएगा हु। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले गेम्स डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। ये बिल्कुल क्लियर है। ये इसका स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? वो हु का एंटीसीडेंट है, जिसको बोलते हैं आप एंटीसीडेंट माने पूर्ववर्ती, ठीक है। अब विच जो है वो इसमें आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि पर्सन्स के लिए आप क्या कैरी करोगे? हु, और यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म हु की डिमांड हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ इज जो है ये एग्जामिनर पूछ रहा है, इसका टाइप पूछ रहा है। इज यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है कि इंटेंसिव वर्ब है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ही इज अ डॉक्टर, तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इज यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है, और लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने बाद क्या कैरी करेगी? लिंकिंग वर्ब अपने बाद कैरी करती है सी फॉर कंप्लीमेंट। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, तो ही और डॉक्टर एक ही पर्सन है। यानी अगर आप इसमें एस वी और सी के हिसाब से सेंटेंस एलिमेंट देखेंगे तो एस वी और सी है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। पर ये वर्ब के लिए पूछ रहा है कि वर्ब यहाँ ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट, और यहाँ ए डॉक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर रहा है। नहीं ये व्हाट का जवाब दे रहा है, नहीं ये होम का जवाब दे रहा है। इंट्रांजिटिव की बात की जाए तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जो कि अपने बाद किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं ले। तो हालांकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं ले रही है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, जो इज है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में फंक्शन कर रही है, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद सी फॉर कंप्लीमेंट लेती है। और यदि आप कंसीडर करेंगे थर्ड ऑप्शन को, तो इंटेंसिव वर्ब जो है वो इंटेंसिव वर्ब के लिए बिल्कुल फटाफट से क्लियर कर लें। इंटेंसिव वर्ब जैसे ही नाम आए तो आप क्लियर कर लें, इंटेंसिव वर्ब वो है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सी फॉर कंप्लीमेंट कैरी करे, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए फॉर एडवर्बियल कैरी करे। और इसमें ए फॉर एडवर्बियल जो है वो इसमें एम फॉर मैंडेटरी होगा, एम फॉर मैंडेटरी या सी फॉर कंपल्सरी होगा। मीन्स ये यहाँ आप यू कैन से ये इसमें
आप एक कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मींस आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप इसको, ये ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है जिसको इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कहते हैं ऑब्लिगेटरी एलिमेंट। सेग्रीगेटरी नहीं है, सेग्रीगेटरी एलिमेंट वो होगा जो कि यदि कंपल्सरी नहीं हो तो उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट, आपके सेग्रीगेटरी एलिमेंट। ये सेग्रीगेटरी एलिमेंट नहीं है, ये है मैंडेटरी एलिमेंट जिसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी एलिमेंट। यानी एस वी और सी और एस वी ए, इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट है तो इट मींस कौन से वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, इंटेंसिव वर्ब की तरह। तो यहाँ क्योंकि एस वी और सी वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो क्लियर है बिल्कुल, यहाँ एस वी सी का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आंसर होने वाला है इसमें इंटेंसिव वर्ब। तो इस प्रकार से 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसे कि साथियों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बिल्कुल क्लियर किया था, क्योंकि आप लोग सब कुछ स्टडी आपकी कंप्लीट कर चुके हो, रिवीजन फेज में हो, और मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं आपके लिए जो 10 क्वेश्चंस का सेशन लेकर आऊं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊं जो कि आपकी प्रिपरेशन को आप लोग जिनके माध्यम से इवेल्युएट भी कर सकें। और इसके अलावा लास्ट हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन होगा उसमें भी मैं आरपीएससी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके लाऊंगा और कुछ अपनी तरफ से जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो बराबर तैयारी करते रहना, और आप जो 10 मिनट 15 मिनट जो भी है वो फटाफट से टाइम निकाल कर और सेशन पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊं वो आप लोग अच्छे से देखते रहना। और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो किसी प्रकार का कोई मन में संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कंफर्म कर लेना। तो साथियों मेहनत करते रहना, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।